दोस्तों, रिट मेंस के जो बायोलॉजी के सिलेबस को मैंने 8 यूनिट में से 4 यूनिट आपको पार्ट 1 में बताई थी। फिर हम 4 यूनिट पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। अभी मैं आपको 1 घंटे के अंदर जो रिमेनिंग 4 यूनिट है वो रैपिड फास्ट तरीके से आपको सारा कंटेंट स्टडी करा दूंगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करेंगे, उसके बाद टिश्यू स्टडी करेंगे, उसके बाद भोजन के अवयव स्टडी करेंगे और उसके बाद सेल जिसका फंक्शन और स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक अगेन आपको 1 घंटे के अंदर जो पूरा 4 यूनिट जो है वो मैं आपको A to Z यहाँ पर बता दूंगा। तो आपको मैंने कहा कि पहला हमारा जो टॉपिक है नंबर 5, क्योंकि 1 to 4 तो आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। नंबर 5 जो है जैव प्रोसेस, जिसके अंदर हमें 4 बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है। ओके, और उसके बारे में हमें बहुत सी बार एग्जाम में चीज़ें पूछ लेते हैं, जो मैं 1 to 3 करके बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो हमारी पोजीशन होती है हार्ट की, वो सब जानते हैं लेफ्ट साइड की तरफ होती है। और हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर और 4 चैम्बर किसमें होता है। तो आपको मैंने नोट करके बताया कि 2 चैम्बर हार्ट जो होता है वो फिश के अंदर होता है, 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस में होता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर जो होता है वो रेप्टाइल्स में होता है, और कंप्लीट 4 चैम्बर जो होता है रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल, उसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स में होता है। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ह्यूमन का तो कंप्लीट 4 चैम्बर होता ही है। उसके बाद अगर हम देखें हार्ट की स्ट्रक्चर, तो आपको वो सारी स्ट्रक्चर जो एग्जाम में पूछते हैं वो मैंने एक सिंपल तरीके से डायग्राम में बताया है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर है। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जिसमें जो राइट ओरिकल है वो दोनों ओरिकल में बड़ी साइज का होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में बड़ा होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओरिकल में कौन सा चैम्बर बड़ा होता है और वेंट्रिकल में कौन सा चैम्बर बड़ा होता है। उसके बाद आपको मैंने कहा राइट ओरिकल से स्टार्ट करते हैं। एसबीसी सारे अपर पार्ट से ब्लड को लेके आती है, और जो आईवीसी है इंफीरियर वेना केवा है, पश्चिमासिरा है, वो पूरे लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आती है। ब्लड जो लेके आती है आईवीसी और एसबीसी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है उसमें CO2 ज़्यादा होती है। क्लियर? ओके, फिर ये राइट ओरिकल में आता है, और राइट ओरिकल से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर बोलो वाया ट्राइकास्पिड वाल, बोलो ट्राइकास्पिड वाल की प्रेजेंस आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो राइट ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर ये आपका ट्राइकास्पिड वॉल होता है। यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन राइट आपका जो एक ही आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर ये लंग्स में जा जाता है, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड में बदलता है, और लंग्स से पल्मोनरी वेन निकलती है, और वो हमारे बोलो लेफ्ट ओरिकल में ओपन होती है। और लेफ्ट ओरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि यहाँ पर लेफ्ट ओरिकुलो वेंट्रिकुलर पर जो सेप्टम है वहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होता है, उसके द्वारा आपका लेफ्ट बोलो वेंट्रिकल में आता है। एग्जाम में पूछा जाता है बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या होता है, तो मिट्रल वॉल होता है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या होता है, ये मिट्रल वॉल किसको कहते हैं। उसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अरोटा या कैरोटिक सिस्टमिक आर, जिसको महाधमनी कहते हैं, उसके द्वारा पूरी बॉडी को पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, 2 बार जाता है। क्लियर? ओके, तो आई थिंक इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपका आंसर दे सकते हो। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो SA नोड होता है वो राइट ओरिकल के अंदर होता है, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं, और हमारा SA नोड ही इम्पल्स को उत्पन्न करता है। इसीलिए हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है।
उसके बाद जो इम्पल्स होते हैं ऐसे नोड से निकलते हैं वो राइट ऑरिकल के अंदर ही यहाँ पर एवी नोड होता है उसके पास जाते हैं, और एवी नेड को पेस सीटर भी कहते हैं। तो पेस मेकर किसको कहते हैं? ऐसे नोड को। और पेस सीटर किसको कहते हैं? एवी नोड को। ओके, उसके बाद मैंने आपसे कहा दोस्तों यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, एक इम्पल्स कौन उत्पन्न करता है, एक ऐसे नोड जो है उसको क्या कहते हैं, पेस सीटर किसे कहा जाता है, पेस मेकर किसको कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ होता है, बाइकस्पिड वॉल कहाँ होता है, और डॉक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट साउंड की, तो दो तरह की हार्ट साउंड होती है, एक लब और एक डब। जो लब हार्ट साउंड होती है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने से बोलो होती है उत्पन्न, और जो आपकी बाइकस्पिड वॉल है वो सेमी ल्यूनिलर वॉल के क्लोज होने से बनती है। यानी हार्ट साउंड हमेशा वॉल के क्लोज होने पर, बंद होने पर ही उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम दरवाज़ा ओपन करते हैं तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन दरवाज़ा जब बंद करते हैं तो आवाज़ आती है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है हार्ट साउंड का जो रीज़न है वो वॉल का क्लोज होना है, नहीं कि ओपन होना है। क्लियर? और जो मैं सेमी ल्यूनिलर वॉल की बात कर रहा हूँ, अर्धचंद्राकार कपाट की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर होते हैं। क्लियर? ओके, ये जो यहाँ वाल होते हैं वो कैसा होता है? सेमी, मैंने कहा लूनिलर वाल। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने कहा कि हार्ट रेट कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। एक मिनट में आइडियली हमारा हार्ट 72 बार पंप करता है। उसके बाद कार्डियक बोलो साइकिल टाइम पीरियड, तो आपको मैंने कहा कि हमारा जो एक हार्ट जब पंप करता है तो कितना टाइम लगता है, उसे कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कहते हैं, जो कि 0.8 सेकेंड होता है। कैसे आया? तो मैंने कहा एक मिनट के अंदर सेकेंड होते हैं 60, और एक मिनट में बोलो हार्ट पंप करता है 72 टाइम्स, तो 60 में 72 को डिवाइड किया तो 0.8 सेकेंड आ गया। क्लियर? ओके, अक्सर कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। और जब एक बार हार्ट हमारा पंप करता है तो कितना ml ब्लड बॉडी में पंप किया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसकी अमाउंट है 70 ml। क्लियर? उसके बाद कार्डियक आउटपुट की बात करें तो हमारा बोलो हार्ट एक मिनट में जितने ब्लड को बॉडी में पंप करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इसका मतलब वो एक बार पंप करेगा तो 70 ml बॉडी में जाएगा, तो एक मिनट में आइडियली कितनी बार पंप करेगा? 72 टाइम्स। तो जब हम 70 ml और 72 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 लीटर आता है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर हर एक मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी को पंप कर दिया जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर पूछा जाए तो 5 लीटर ही लगभग होता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करें, हमेशा ब्लड प्रेशर में दो वैल्यू होती है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वैल्यू जो होती है वो आइडियल वैल्यू उसकी 120 mm ऑफ Hg होती है, और डायस्टोलिक होती है वो 80 mm ऑफ Hg होती है। ब्लड प्रेशर नापने का जो उपकरण होता है उसे स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। इसी तरह से जो पल्स मापने का उपकरण होता है उसे स्पिग्मोमीटर कहते हैं। क्लियर? और जो हमारी ब्लड प्रेशर है वो जनरली ब्रेकियल आर्टरी से मापा जाता है, और जो पल्स है उसे हमेशा जनरली कलाई पर रेडियल आर्टरी से मापा जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें ऑटो ट्रांसपोर्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, और CO2 ट्रांसपोर्ट मेनली आपका बाइकार्बोनेट आयन द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको 10 पॉइंट के अंदर एक बार आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो हार्ट की स्ट्रक्चर से आता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मेन श्वसन ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। तो पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के अंदर लोब कितने होते हैं। तो आपको मैंने कहा राइट लंग्स जो होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, और जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब होते हैं। क्लियर? याद रखने का वेरी सिंपल, आपको एग्जाम में पूछा जाए लेफ्ट राइट या राइट लोब लंग्स के अंदर लोब की संख्या, तो 3 2 2 3 हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, इसीलिए राइट लंग्स के अंदर लोब की संख्या लेफ्ट से ज़्यादा होती। तो आपको 3 और 2 या 2 या 3 करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद लैरिंग्स की बात करें, ये हमारे में वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, और ये जो अगर पक्षियों में देखें तो उसकी जगह सेरिंग्स होता है। तो अक्सर एग्जाम में पक्षियों के बारे में पूछ लेते हैं, तो जो पक्षियों के अंदर वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो कौन होता है? सेरिंग्स। और हमारे में क्या होता है? लैरिंग्स। ओके, उसके बाद फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन
बोलो पाथवे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का ट्रैक का कौन सा भाग कॉमन होता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना फेरिंग्स होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स, हमारा जो लंग्स होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, एल्वियोली यानी कुपिकाएं होती है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको रेस्पिरेशन के अंदर बोलो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। मतलब आपको इंस्पायरेशन जो है और एक्सपायरेशन का मीनिंग क्या है, तो सीधी सी बात है, अगर इन्वायरमेंट से एयर जो है वो लंग्स में अगर जाएगी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर 2 सेकंड का टाइम लगता है आइडियली। और मैंने कहा एक्सपायरेशन किसको कहते हैं, तो हमारे लंग्स से वापस एयर का कहाँ आना, बोलो आप कहोगे बोलो वातावरण में आना, वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। हमेशा हम एयर ही लेते हैं और एयर ही निकालते हैं, तो इसका मतलब जो हमारी जो इंस्पायरेशन होता है वो 2 सेकंड का होता है, एक्सपायरेशन 3 सेकंड का होता है। और जब हम अंदर एयर लेते हैं लंग्स के अंदर, तो वो इन्वायरमेंट का जो कंपोजिशन होता है O2 का CO2 का वही होगा, तो O2 21% और CO2 0.3%। इसी तरह से अगर बात करें हम एक्सपायरेशन की, तो O2 16% और CO2 जो होती है वो 0.3%। यानी जो हम एक्सपायरेशन करते हैं, हम जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें CO2 की मात्रा जो होती है वो हम अंदर लेते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा इंस्पायरेशन है वो एक्चुअली डायाफ्राम की रेडियल मसल और रिब्स के बिटवीन इंटरकोस्टल मसल, बोलो EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। क्योंकि जब रेडियल मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो जो डायाफ्राम है वो डॉम शेप से फ्लैट हो जाएगा, और जब आपका EICM जब आपका कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो उसकी जो मोमेंट है वो आउटसाइड और अपवर्ड होगी। अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि हमारा जो लंग्स का जो हमारा थोरेसिक केज है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसलिए एयर बाहर से अंदर चली जाएगी, और इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। हमेशा ध्यान रखना कि जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में टाइम कम लगता है, रिलैक्सेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें अगर 2 सेकंड लगे तो इसमें कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। ओके। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बोलो O2 का मुख्यतः ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ता है जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। और इसी तरह से बोलो आपका हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो आपको मैंने कहा कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी तुलना बोलो O2 के तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की तुलना 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है। क्लियर। ओके। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वक्र होता है वो कर्व होता है, वो सिग्मोइड होता है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन जो एक क्रोमोप्रोटीन होता है जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा होती है, और टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड की संख्या पूछे तो 574 होती है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो आरबीसी है उसके अंदर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है जो हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है कि जो H2CO3 है उसको बाइकार्बोनेट आयन में बदलने की प्रवृत्ति जो है वो 5 गुना बढ़ा देता है। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाइकार्बोनेट किसका ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का, और बाइकार्बोनेट आयन बनाने की प्रवृत्ति बोलो आप H2CO3 को तोड़ने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की होती है। तो अगेन मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताया। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। सबसे पहले टीथ फॉर्मूला 2123 2123, यानी आपको अपर हाफ बोलो अपर जो और लोअर जो जो अपना हाफ हाफ है उसको लिखा जाता है और मल्टीप्लाई 2 किया जाता है, जिसमें जो पहला है 2123, पहला जो नंबर है वो इंसाइजर टीथ को शो करता है, दूसरा जो है वो कैनाइन को, देन फिर प्री मोलर और फिर मोलर को। इस तरह से टोटल 32 टीथ हमारे होते हैं।
उसके बाद मैंने कहा जो लार ग्रंथियाँ होती है वो 3 पेयर होती है मनुष्य के अंदर। एक होती सब मैंडिबुलर, एक होती सब लिंगवल, एक होती पैरोटिड। और लार ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कौन सी डक्ट होती है वो हमें पता होना चाहिए। जनरली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है, उनकी जो डक्ट होती है वो ग्लैंड के नाम पे ही होती है। जैसे लीवर है तो हिपेटिक डक्ट, इसलिए हमें याद नहीं करना पड़ता है। लेकिन स्लेवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो उनके डिस्कवर्ड करने वाले खोजकर्ता के नाम पर है, इसलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो सब मैंडिबुलर डक्ट है उसकी डक्ट का नाम है वाटन्स डक्ट, जो सब लिंगुअल है उसकी डक्ट का नाम है रिवीनियस, और जो आपकी पैरोटिड है उसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन। तो हम एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर मुझे ग्लैंड दी जाएगी तो उसकी डक्ट पूछी जाएगी, और डक्ट दी जाएगी तो ग्लैंड पूछी जाएगी। तो इसका मतलब इनमें खतरनाक रिलेशन होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं मैन बोलूँ तो अपने आप ही आपको वुमन वर्ड आ जाता है, मैं लेफ्ट बोलूँ तो अपने आप ही राइट आ जाता है। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए जो सब मैंडिबुलर आपकी ग्लैंड है उसकी डक्ट है वो वाटन से, तो मैन से वुमन। उसके बाद मैंने कहा सब लिंगुअल की जो डक्ट है वो रिवीनियस है, यानी लेफ्ट से राइट। और इस तरह से अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप पास होते हैं। तो पास के अंदर पैरोटिड किसकी डक्ट का नाम क्या होगा, स्टेंसन। और इसी तरह से आपको मैंने कहा जो हमारा टीथ है उसमें से आपका जो 20 टीथ है वो डाइफायोडोंट होते हैं, और 12 टीथ परमानेंट टीथ होते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं। तो अक्सर ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं और कितने 1 बार आते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम टंग का देखें तो हमें जनरली थोड़ा सा टेस्ट एरिया का आइडिया होना चाहिए कि बोलो जो टंग होती है उसके अंदर मीठे यानी स्वीट का एरिया कौन सा होता है। तो सबसे आगे एपिकल होता है, वही किसका होता है, मीठे का। और एपिकल के आसपास जो सब एपिकल होता है वो आपका सॉल्ट्री यानी नमकीन का होता है, और पार्ट्स जो लेटरल है वो आपके खट्टे का यानी बोलो सौर का होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो कड़वे का होता है। क्लियर, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और जो बीच में होता है वहाँ पर क्या होती है, टेस्ट बर्ड सी एब्सेंट होती है, इसलिए वो किसी का एरिया नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आहर नाल के मार्ग की, बहुत सी बार आपको पूछ लेते हैं कौन सा छोटी आंत्र का स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, इसलिए मैंने यहाँ पर आहर नाल का मार्ग बताया है। सबसे पहले बक्कल कैविटी है, उसके बाद आपका फेरिंग्स है, उसके बाद इसोफेगस है, उसके बाद स्टोमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वही सबसे पहले ड्यूोडेनम, देन जेजेनम, देन इलियम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिकम, कोलम और रेक्टम, और उसके बाद एनल कैनाल और एनस। तो ये आपका पूरा ट्रैक होता है। इसमें ये जो सिकम होती है वो मनुष्य के अंदर क्या होती है, अवशेषी होती है, और इसके नीचे जो लटकी हुई स्ट्रक्चर जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं वो भी अवशेषी होती है। इसका मतलब मनुष्य के अंदर कभी भी सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जो रैबिट होता है उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है क्योंकि उसमें सिकम वेल डेवलप होती है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मनुष्य ने सेल्यूलोज खाया, बताइए उसका पाचन कहाँ पर होगा, तो उसका डाइजेशन होगा ही नहीं। इसीलिए हम बोलो जो सेल्यूलोज जिसमें होता है वो अगर इंसान खाता है तो उसका डाइजेशन कभी भी नहीं होता है। तो कभी कभी हमें लगता है फिर तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब मटर ये कुछ खाना ही नहीं चाहिए। तो एक्चुअली ये सब हम इंटेक करते हैं इनसे मिलने वाले विटामिन और मिनरल के लिए। बोलो क्लियर, क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन तो कभी होता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बोलो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, उनका पीएच, उनका जूस का नाम और उनका जूस के अंदर क्या कंपोजिशन होता है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फिर मैंने आपको कहा कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव जूस की तो 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, जिसमें पहली है स्लेवरी ग्लैंड लार ग्रंथिया, जिसके जूस का नाम क्या होता है, सलाइवा। और आपको मैं कहूँ उसकी पीएच क्या होती है, तो हल्का अम्लीय यानी 6.7 6.8 के आसपास होता है। और उसमें कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस की तो गैस्ट्रिक जूस जो होती है बोलो उसका ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि आमाशय की वॉल्स के स्रावित होने वाली सेल से बनती है। और उसके बाद जूस है गैस्ट्रिक जूस जिसकी पीएच 1 से 2 होती है, क्योंकि इस जूस के अंदर आप अगर देखोगे तो ये सारा कंपोजिशन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपोजिशन कौन सी सेल बोलो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सीक्रेट करती है। तो यही मैंने आपको बताया कि HCl का सीक्रेशन
ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल द्वारा किया जाता है, जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन गॉबलेट सेल द्वारा किया जाता है, और जो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज है उसका सिक्रेशन पेप्टिक सेल, या मैं आपसे कहूँ जिसको हम जाइमोजन सेल या चीप सेल कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। अक्सर सेल्स के नाम से उनका कंपोजिशन और कंपोजिशन सेल को पूछा जाता है, स्पेशली एचसीएल तो बार बार पूछा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर का जो जूस होता है वो बाइल जूस होता है, और उसकी जो पीएच होती है वो हल्की सारी है, यानी 7.8 के आसपास होती है। और जो बाइल जूस होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए एकमात्र ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका एंजाइम एब्सेंट होते हैं। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो बाइल जूस होता है उसके दो घटक होते हैं, एक बाइल सोल्ट होता है, एक बाइल पिगमेंट होता है। जो बाइल सोल्ट होता है पित्त जो आपका लवण है, और एक आपका बाइल सॉल्ट पित्त लवण है, और बाइल पिगमेंट जो है वो पित्त वर्णक है। तो आपको यहाँ पर मैंने कहा बाइल सॉल्ट कौन सा होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टर्कोलेट। और बाइल पिगमेंट की बात करें तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और आपको मैंने कहा जो एक्चुअली बाइल जूस का काम है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण करना, फैट को छोटे छोटे आपका टुकड़ों में तोड़ना, ये काम होता है बाइल जूस का। और ये काम बाइल जूस में भी कौन करता है, बाइल सॉल्ट करता है। तो इसका मतलब बाइल जूस जो है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी उसकी डाइजेशन में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो वसा का यानी पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। उसके बाद बात करते हैं पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज जो होता है, अग्नासी जो होता है, वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसकी जो जूस है उसका नाम पेंक्रियाटिक जूस होता है, उसकी भी पीएच हल्की सारी होती है। और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो उसमें ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, लाइपेज होता है, और एमाइलेज होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे लास्ट जो जूस बोलो आपका ग्लैंड की, वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, आंतरिक ग्रंथि होती है, और उसका जो जूस होता है उसका नाम इंटेस्टाइनल जूस होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटेस्टाइनल जूस आंतरिक रस एकमात्र ऐसा रस है जिसका एक और नाम होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जिसका नाम सकस एंटेरिकस होता है। और ये भी हल्का सार्य होता है, और इसके अंदर जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो इरेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, लैक्टेज होता है, माल्टेज होता है, और सुक्रेज होता है। यानी ऐसे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करने वाले होते हैं। तो मैंने आपको 5 जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनका जूस, उनके पीएच, उनका कंपोजिशन आपको बताया। स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखें तो जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसका जो कंपोजिशन है, उसकी जो स्पेसिफिक सेल है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि कहाँ किसका डाइजेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो ओरल कैविटी है जिसमें टाइलिन एंजाइम है, जिसे स्लेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, और वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसका मतलब मुख गुहा के अंदर ओरल कैविटी में केवल स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के अंदर आपका प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। इसका मतलब हुआ कि स्टोमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन प्रारंभ कहाँ होता है, तो स्टोमक से होता है। उसके बाद अगर हम ड्यूडेनम की बात करें, ग्रेनी, तो उसके अंदर बोलो आपका स्टार्च, प्रोटीन और आपका फैट तीनों का डाइजेशन होता है। अधिकांश मैक्सिमम डाइजेशन होता है, क्योंकि जो डोडिनम है उसी के अंदर बाइल जूस भी आता है, और उसी में आपका पेंक्रेटिक जूस भी आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जेजनम में, तो मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो किसके अंदर होता है, जेजेनम में होता है। और यही अगर रैबिट में पूछे तो इलियम में होता है। क्लियर, ओके। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन तो अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड स्टूल में बदलने का काम करती है, केवल जल का अवशोषण कराकर। क्योंकि जो भोजन होता है, पचित भोजन होता है, बोलो उसका मैक्सिमम और बोलो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा पचित भोजन का सर्वाधिक और मैक्सिमम अवशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी डाइजेशन भी मैक्सिमम और कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम और बोलो आपका कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें
एस्कीटी सिस्टम की। तो एस्कीटी सिस्टम हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो किडनी होता है। और उसके बाद मैंने कहा किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लंग्स की इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लंग्स की इकाई एल्वियोली है, किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, ब्रेन की क्या है, नर्व सेल है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें पता चलता है कि जो पेरिफेरल पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स वल्कुट कहते हैं, जो सेंटर का पार्ट है उसे मेडुला मध्यांश कहते हैं। और हर एक किडनी के ऊपर एक सुप्रा रीनल ग्लैंड या एडिनल ग्लैंड होती है और उससे निकलने वाली डक्ट को यूरेटर कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। और वहाँ पर बोलो रीनल वेसल्स, एक रीनल आर्टरी जो ब्लड को किडनी के अंदर ले जाती है और एक रीनल वेन जो आपका ब्लड को किडनी से बाहर लेके आती है। तो ये इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई है। उसके बाद जब मैंने आपको बोला कि जो किडनी होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होती है, तो हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। नेफ्रॉन के अंदर एक जो बोलो बाउल लाइक प्यालेनुमा संरचना होती है उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। देन उसके नीचे नेक होती है। देन पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। देन हैंले लूप के अंदर एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है अवरोही भुजा, और एक आपका लोअर असेंडिंग और एक अपर असेंडिंग होती है। और उसके बाद डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं होता, सारे नेफ्रॉन आकर के जिस बोलो कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं उसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपका यूरिन बनता है। इसका मतलब जो किडनी होती है और आपका उसका मेन काम ही यही होता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करके यूरिन का मूत्र का निर्माण करना। तो इसके अंदर आपको मैं फिर क्या बता रहा हूँ कि किडनी का वर्क की बात करें तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करके और मैंने कहा मूत्र का निर्माण करना। तो जो मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन की उसकी 3 स्टेप आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फर्स्ट स्टेप है, कौन सी सेकेंड स्टेप और कौन सी थर्ड स्टेप है। मैंने कहा जो फर्स्ट स्टेप होती है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिषेचन कहते हैं, और जो सेकंड स्टेप होती है उसे हम सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन चयनात्मक पारगम्य कहते हैं, और जो थर्ड स्टेप होती है उसे सीक्रेशन कहते हैं। अक्सर एग्जाम के अंदर इन स्टेप का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, याद करना बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए कि अगर बोमेन कैप्सूल जो है उसके अंदर जो ब्लड लेके आने वाली है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से, और लेके जाने वाली इफरेंट आर्ट्रियोल है। जो अभिवाही धमनी है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और जो अपवाही धमनी है उसका डायमीटर कम होता है। तो नेचुरल है कि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जिससे छन्नित होगा उसे जीएफ यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जो पहली स्टेप जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं उसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि कभी भी जीएफ के अंदर एक तो ब्लड प्रोटीन नहीं होते हैं और एक ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं होती है। क्लियर? तो हमने देखा बाकी सारा कंपोजिशन तो ब्लड के जैसा ही होगा। तो इसका मतलब हुआ अगर मैक्सिमम न्यूट्रिटिव चीज़ें बोलो अगर ब्लड की जीएफ में आ जाएगी तो उनको वापस ब्लड में भी भेजना पड़ेगा। इसीलिए दूसरी स्टेप जो होती है वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिसके अंदर ब्लड की यूजफुल जो कंटेन है घटक है उन्हें पुनः वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। और लास्ट स्टेप सीक्रेशन होती है जिसके अंदर जगह जगह पर नेफ्रॉन में बोलो H+ है, K+ है, इन सब का अमोनिया है, इनका सबका सीक्रेशन होता है। तो इसलिए इस स्टेप को सीक्रेशन कहा गया है। तो इस तरह से मूत्र की क्रियाविधि 3 स्टेप में होती है। उसके बाद अगर मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ देखें तो यूरिया है, मनुष्य यूरियोटेलिक होता है। उसके बाद मूत्र का रंग का जो कारण है वो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। मूत्र की जो गंध है उसका कारण यूरिनोइड होता है। ये अक्सर एग्जाम में फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। मूत्र के आयतन को नियंत्रण करने वाला मुख्य हार्मोन जो होता है वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है जिसे वेजोप्रेसिन कहते हैं। और उसके बाद मैंने कहा मेल पिगी बॉडी किसको कहते हैं, तो ये बोमेन कैप्सूल है। मैंने कहा ये लेके आने वाली जो है एफ्रॉन आर्ट्रियोल है, लेके जाने वाली इफरेंट आर्ट्रियोल है। तो आपको मैंने कहा यहाँ ब्लड कैपिलरीज का जाल बनेगा जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल इन दोनों को इंक्लूडिंग क्या कहा जाता है, मेलपिगियन बॉडी। तो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं मेलपिगियन बॉडी किस किस से मिलकर बनी होती है, तो एक ग्लोमेरुलस से और एक दूसरा हमारा जो है वो कौन सा है, बोलो बोमेन कैप्सूल। उसके बाद अगर हम बात करें टिश्यू की तो हमने जो हमारा 5 टॉपिक था जिसका नाम
बायोलॉजिकल प्रोसेस था उसको मैंने रैपिड फास्ट तरीके से मेन कंटेंट आपको डिस्कस किया, जिससे कि एक बार आपका पूरा रिवाइज हो जाए और आपको लगे कि हाँ ये अगर कंटेंट मेरे दिमाग में है तो मैं अच्छे से क्वेश्चन को अप्रोच कर पाऊंगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। अभी मैं आपको पूरा ब्रीफ में इसको समझा दूंगा। प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू के अंदर दो होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, तो इनके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखते हैं। अक्सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्वेश्चन ही आता है उसकी बोलो कैरेक्टरिस्टिक से, उसके लक्षण से। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, जिसके अंदर सबसे पहले देखें तो ये एक अनडिफरेंशिएट टिश्यू होता है, अविभेदित ऊतक होता है। अविभेदित ऊतक का मतलब ये होता है जो लगातार विभाजन करने वाला होता है। इसका मतलब हुआ ये लगातार विभाजन करने वाला ऊतक होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, क्योंकि इसकी सेल वॉल में ओनली प्राइमरी सेल वॉल या 1 डिग्री सेल वॉल ही होती है। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें जो सेल्स होती है वो बिल्कुल पास पास होती है, एक जैसी होती है, आइसोडाइमॉर्फिक होती है, समव्यासी होती है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, विभाजन करने वाला ऊतक है, तो इसके अंदर संचित भोजन भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद आपको मैंने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनकी सेल्स के अंदर क्लियर न्यूक्लियस होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और उसके बाद प्लास्टिड लवक जो है या तो एब्सेंट होता है या बहुत अवशेषी होता है या प्रिमिटिव होता है, जिसे प्रोप्लास्टिड कहते हैं। और विभाजन करके ये जो बार बार विभाजन करता रहता है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही डिवीजन करके परमानेंट टिश्यू बनाता है। एपिकल टिश्यू आपका जो अगर बात करें विभज्य ऊतक के टाइप की, तो 3 तरह के आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल, शीर्षस्थ, अंतर्विष और पार्श्व। जो एपिकल होता है वो एपिकल पार्ट में होता है और जिसकी एक्टिविटी से प्लांट के अंदर लंबाई में वृद्धि होती है। जो इंटरकैलरी होता है वो नोड और इंटरनोड में होता है, तो उसकी भी एक्टिविटी से, रिएक्टिविटी से डेफिनेटली प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन जो आपका ये लेटरल टिश्यू है उसकी एक्टिविटी से, उसकी रिएक्टिविटी से प्लांट के अंदर मोटाई में वृद्धि होती है। तो इस तरह से मैंने आपको 11 पॉइंट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया। अब अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, एक सिंपल और एक आपका बोलो कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें सभी सेल्स एक समान होती है। तो सिंपल जो आपका परमानेंट टिश्यू है उसके 3 टाइप हैं, एक पेरेन्काइमा मृदु ऊतक, एक कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक और एक स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। तो पेरेन्काइमा जो होता है वो एक खाद्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला ऊतक होता है। पेरेन्काइमा मोस्ट कॉमन टिश्यू होता है, सर्वाधिक सभी प्लांट में पाए जाने वाला यूनिवर्सल टिश्यू होता है, जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, जीवित यांत्रिक ऊतक होता है, जो कि प्लांट को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये मैकेनिकल बोलो टिश्यू कैसे हुआ कि इसके अंदर बोलो आपका जो जमाव होता है वो पैक्टिन का होता है। इसी तरह से जो स्क्लेरेन्काइमा है, दृढ़ ऊतक है, उसको हम डेड बोलो मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, मृत यांत्रिक ऊतक कहते हैं, और यही मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है जिसमें लिग्निन का जमा होता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए मुख्य पादप के अंदर यांत्रिक सामर्थ्य देने वाला कौन सा ऊतक है, तो हमेशा स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक ही आंसर होगा। लेकिन अगर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू पूछा है तो कोलेनकाइमा होगा, डेड मैकेनिकल पूछा है तो स्क्लेरेन्काइमा होगा। ओके, तो ये मैंने आपको सिंपल टिश्यू के 3 टाइप बताए। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं एक तो उनमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स होती है, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जिसके 2 टाइप है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। मैंने यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के सारे डिफरेंस को बहुत अच्छे से बताया है। फर्स्ट पॉइंट देखें तो जो जाइलम होता है वो आपको पता होना चाहिए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जल सेवन ऊतक होता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, यानी मैंने कहा भोजन का सेवन करने वाला होता है। जो जाइलम होता है उसके अंदर 4 सेल्स होती है, एक होती है ट्रैकिड्स यानी वाहिनी का, एक होती है वैसल्स यानी वाहिनी, एक होता है जाइलम फाइबर और एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा। तो इन 4 सेल में से जो 3 सेल है ट्रैकिड्स,
वो वेसल्स और जाइलम फाइबर ये डेड होती है, और एक जाइलम पेरेंट कायमा जो होती है, जाइलम मर्दू तक जो है वही जीवित होता है, इसीलिए जाइलम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, डेड। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बोलो आपका फ्लोएम की, तो फ्लोएम में भी 4 सेल होती है, एक सीव सेल चालनी कोशिका, एक कंपोनियन सेल सह कोशिका, और एक आपका बोलो फ्लोएम पेरेंट कायमा, और एक फ्लोएम फाइबर। तो जो फर्स्ट 3 मैंने यहाँ पर लिखा है, चाहे वो सीव सेल हो, चाहे वो कंपोनियन सेल हो, चाहे वो आपका जाइलम पेरेंट कायमा हो, वो लिविंग होती है, जीवित होती है, और एक फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है। इसका मतलब फ्लोएम की मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, जीवित होता है। उसके बाद अगर और डिफरेंस देखें तो आपको पूछा जाए जाइलम की सबसे प्रिमिटिव, सबसे आदिम सेल्स कौन सी होती है, तो वो ट्रैकिड्स होती है। और अगर फ्लोएम का पूछे तो वो सीव सेल होती है। सीव सेल और सीव ट्यूब में क्या लफड़ा है, तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सीव सेल होती है, और एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें सीव ट्यूब होती है। अगर सीव सेल प्लस सीव प्लेट अगर कर दे तो वो सीव ट्यूब बन जाती है। ओके। एडवांस सेल जाइलम के अंदर हमेशा बोलो वेसल्स होती है जो मुख्यतः जल श्रवण करती है। और अगर बात करें यहाँ पर एडवांस सेल फ्लोएम के अंदर देखें तो वो आपकी कंपोनियन सेल सह कोशिका होती है। कंपोनियन सेल जो होती है सह कोशिका, वो हमेशा न्यूक्लियस यानी केंद्रक युक्त होती है, जबकि सीव सेल जो होती है चालनी कोशिका वो केंद्रक रहित होती है। तो इसका मतलब हुआ कि यही इसका पूरा कंट्रोल करती है, और दोनों को सिस्टर सेल भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो आपका जाइलम है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बोलो जाइलम में वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन होता है, तो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हार्ड्रोम जिसको कहते हैं वो होता है, जिसके अंदर हम ट्रैकिड्स और वेसल्स को सम्मिलित रूप से कहते हैं। और इसी तरह से आपको पूछा जाए फूड कंडक्टिंग एलिमेंट भोजन सेवन तत्व क्या होता है, तो वो आपका लेप्टोम होता है, जिसमें हम कंपोनियन सेल और सीव सेल को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू तो वो जाइलम होगा, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट तो वो हार्ड्रोम, या मैं आपको कहूँ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। अगर आपको पूछा जाए फूड कंडक्टिंग टिश्यू तो वो फ्लोएम होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट तो वो लेप्टोम होगा, या सीव सेल और कंपोनियन सेल होगी। तो इस तरह से मैंने आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बताया। तो आपको प्लांट टिश्यू समझ में आया होगा। ये मेन कंटेंट को स्टडी करने से आपको प्लांट टिश्यू का क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उसके बाद एनिमल टिश्यू में आते हैं। 4 टाइप के एनिमल में टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, और एक होता है नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ऊतक जो है वो उत्पत्ति में कैसे होते हैं और इनका कार्य क्या है। तो मैंने आपको कहा जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो तीनों जर्मिनल लेयर एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा, एंडोडर्मा तीनों से ओरिजिन होता है, और जो इसका कार्य होता है वो आवरण यानी कवरिंग, और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा होता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड आता है, बोन्स आती है, कार्टिलेज आती है, तो ऑटोमेटिकली इसका काम हमें पता चल जाता है कि एक तो ये कवरिंग का काम करता है, बोलो एक तो आपका सपोर्ट का, और दूसरा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और उसके बाद मैंने कहा जो मस्कुलर टिश्यू है बोलो उसके अंदर उसका काम होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और जो नर्वस टिश्यू होता है उसका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बोलो इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले इनका काम और इनकी ओरिजिन बताया है। उसके बाद मैंने कहा अगर हम मसल की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में मसल के अंदर हमें कुछ बातें, कुछ फैक्ट पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है, तो 639 होती है। तो आपको अक्सर एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं जिसमें इतना सा आइडिया है कि 600 से अबव होती है, और 6 + 3 = 9। ओके। उसके बाद मैंने कहा 3 तरह की मसल्स होती है हमारी बॉडी में। एक होती है अरेखित पेशियाँ अनस्ट्रेटेड मसल, एक होती है रेखित पेशियाँ स्ट्रेटेड मसल, और एक होती कार्डियक मसल हृदय पेशियाँ। अगर हम बात करें अरेखित पेशियों की अनस्ट्रेटेड मसल, तो आपको पता होना चाहिए एक तो ये स्केलेटन पे नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें नॉन स्केलेटन मसल एक कंकाली पेशियाँ कहते हैं। इनकी संरचना में लाइट और डार्क बैंड उपस्थित नहीं होते, इसलिए एरेखित पेशियाँ कहते हैं। इनका कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। और शरीर के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मसल हमेशा ये आपकी आपका एरेखित ही होती है, अनस्ट्रेटेड ही होती है, जो नॉन फैटिक होती, कभी थकती नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें रेखित पेशियों की, तो रेखित पेशियाँ एक तो शरीर के कंकाल तंत्र पर उपस्थित होती है, इन्हें स्केलेटन मसल कहते हैं। इसका नियंत्रण
नियंत्रण जो है वो हमारे ब्रेन के सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर से होता है, इसलिए इसे वॉलेंट्री मसल एचिकपेशिया भी कहते हैं। और ये जो होती है इसका नियंत्रण डेफिनेटली सेरेब्रम से किया जाता है। इसकी संरचना में लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं। बोलो लाइट और डार्क बैंड एक्चुअली क्या होता है, जब हम बोलो रेखित पेशी के पेशी तंतु की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर केवल एक्टिन तीन प्रोटीन एक्टिन ही उपस्थित होता है, तो उसको हम लाइट बैंड कहते हैं। और एक जैसा ही केवल एक्टिन प्रोटीन ही होता है, इसलिए आइसोट्रोपिक बैंड आई बैंड भी इसको कहते हैं। और आपको कुछ जोन कुछ क्षेत्र ऐसा नज़र आता है जिसमें एक्टिन और मायोसिन थिन और थिक प्रोटीन दोनों नज़र आते हैं, जिसे हम डार्क प्रोटीन या एन आइसोट्रोपिक यानी ए बैंड कहते हैं। ओके, उसके बाद हृदय पेशियाँ, इसमें आपको दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी कार्डियक मसल है वो स्ट्रक्चर में किसके समान है और कार्य में किसके समान है। तो अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये रेखित पेशी के समान है, स्ट्रेटेड मसल के समान है। और फंक्शन में देखें तो ये इनवॉलेंट्री एनएचए के समान है, क्योंकि इसका नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम स्केलेटन सिस्टम की देखें तो आपको मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 206 होती है। बोन का निर्माण करने वाली सेल, बोन की सेल, बोन को नष्ट करने वाली सेल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने कहा बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट होता है। पूरी बायोलॉजी में जब भी किसी के पीछे ब्लास्ट आता है वो हमेशा निर्माणकारी सेल या बोलो फॉर्मिंग सेल होती है। उसके बाद बोन की कोशिका को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। ओके, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बोन को नष्ट करने वाली सेल को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। बोन का प्रोटीन कौन सा होता है, तो ओसिन होता है। जबकि आपको मिल्क का प्रोटीन पूछे तो केसिन। तो केसिन ओसिन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मिल्क का प्रोटीन पूछे तो केसिन, और बोन का अगर प्रोटीन पूछे तो ओसिन होता है। उसके बाद आपको मैंने कहा बोन जो होता है, जो अस्थियां हैं वो हमारे शरीर की सबसे कठोरतम, बोलो मैंने कहा आपको क्या होती है, उत्तक होता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए शरीर का सबसे कोमलतम उत्तक कौन सा है, तो ब्लड होता है। शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पदार्थ कौन होता है, तो इनेमल होता है। क्लियर? ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, मैंने आपको बोला कि 206 बोन अगर होती है तो 206 का नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि शरीर में जो आपकी बोन्स होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपेंडिकुलर बोन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक एक्सियल स्केलेटन। जो हमारा अनुबंधीय कंकाल है अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जिसमें 126 टोटल बोन होती है, जिसके अंदर 4 कैटेगरी आती है। एक फोर लिम्स यानी हमारे दोनों हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, 30 और 30 टोटल कितनी होगी, 60। हर हैंड लैम्प हमारे दोनों पैर, राइट और लेफ्ट दोनों 30-30 मिलाकर 60 बोन। पेक्टोरियल गर्डल हमारे शोल्डर, कंधे, दो इधर दो इधर, एक स्केपुला क्लेविकल स्केपुला क्लेविकल, तो टोटल 4 हो गई। और पेल्विक गर्डल जहाँ पर आपकी 2 बोन होती है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी मिल करके 126 पेंडिकुलर बोन बनाती है। उसके बाद एक्सियल अगर बोन की बात करें तो टोटल 80 बोन होती है, जिसमें स्कल स्केलेटन में 29 होती है। इस 29 का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि जो हमारा क्रेनियम होता है उसमें 8 बोन होती है, जो फेशियल होता है उसमें 14 बोन होती है, जो ईयर ओसिकल होता है उसमें 6 बोन होती है, और एक टंग से रिलेटेड हायोड बोन होती है। यानी टोटल ये 29 बोन स्कल स्केलेटन की बोन होती है। उसके बाद अगर बात करें रिब्स की तो 12 जोड़ी हमारी रिब्स होती है, और 12 जोड़ी रिब्स की 3 कैटेगरी है। 1 से लगाकर 7 तक जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है, 8, 9, 10 जो होती है वो फॉल्स रिब होती है, और 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स होती है। बोलो जो डायरेक्टली बोलो आगे की तरफ आपके स्टर्नम से जुड़ी होती है उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, जो इनडायरेक्टली जुड़ी होती है बोलो उनको हम फॉल्स रिब कहते हैं, और जो आगे की तरफ फ्री होती है उन्हें फ्लोटिंग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 to 7 ट्रू रिब्स, और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स, 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने बताया कि रिब्स 12 जोड़ी होती है, स्टर्नम 1 जोड़ी होती है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद हमारा जो वर्टिबल कॉलम है कैसुरुक दंड जो है उसमें 26 बोन होती है, जिसके अंदर आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो 7 है, और जो थोरेसिक है वो 12 है, लंबर 5 है, बोलो सैक्रल
5 जोड़ करके एक ही है और कोडल 4 जोड़ करके एक ही है। तो इस तरह से 26 बॉन्ड होती है। तो ये मैंने टोटल 80 कौन सी बताई, एक्सियल बॉन्ड। आई होप आपको स्केलेटन का नॉलेज हुआ होगा। तो हमने हमारे एनिमल टिश्यू के अंदर आपको सबसे ज़्यादा या तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्केलेटन से बॉन्स के बारे में, या पूछा जाता है मसल्स के बारे में, या पूछा जाता है नर्व के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पर अब नर्वस टिश्यू बता रहा हूँ। नर्व की जो सेल होती है उसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, और वो रीजनरेशन की पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। और उसके बाद मैंने कहा कि जो नर्व सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक भाग साइटोन होता है और एक आपका नर्व प्रोसेस होता है। जो साइटोन होता है, जो सेल बॉडी होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल्स निजल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो निजल्स ग्रेन्यूल्स हमेशा बोलो साइटोन में होते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए डेंड्रोन और डेंड्राइट्स होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन साइटोन को देते हैं, और साइटोन से इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन होता है जो कि एक्सोन या नर्व फाइबर पर होता है। इस एक्सोन पर जो है माइलिन सी शीत उपस्थित होती है, और जो कि डिसकंटिन्यूस रूप से होती है। जहाँ पर माइलिन की शीत नहीं होती है उस भाग को नोड ऑफ रिवेनियर, रिवेनियर की गुंडी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये जो माइलिन सी शीत होती है उनके ऊपर मल्टीन्यूक्लिएटेड बहुकेंद्र की कोशिका होती है जिसे हम स्वान सेल कहते हैं, और इसके लास्ट भाग को टीलोडेंड्रोन कहते हैं, जहाँ पर एसिटाइल कोलिन बोलो न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स पोटिकाएं होती है जिनके पास बोलो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इस तरह से आपको क्या पता चला कि अगर जो हम नर्व सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो दो ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो निजल्स ग्रेन्यूल्स बोलो साइटोन में उपस्थित होते हैं, और एक बोलो एक्सोन पर, नर्व फाइबर पर, कंडक्शन पर आपका जहाँ पर डिसकंटिन्यूस रूप से माइलिन शीत है। जहाँ माइलिन शीत नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रिवेनियर। तो आई होप आपको यहाँ पर जो मैंने पूरा आपका एक और टॉपिक स्टडी कराया वो भी समझ में आया होगा, जिसका नाम है टिश्यू, जिसमें हमने पहले प्लांट टिश्यू देखा, फिर एनिमल टिश्यू देखा, और अब हम आ जाते हैं भोजन के अवयव, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आपको पता होना चाहिए फूड के अंदर एक बात करते हैं प्रोटीन की, एक कार्बोहाइड्रेट की, एक फैट की, और एक विटामिन की। अक्सर यहाँ में विटामिन से ही क्वेश्चन आता है। और मैंने आपसे कहा कि जो प्रोटीन होता है बोलो उस वो किसका अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड का। क्लियर। तो अमीनो एसिड जो होता है उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं, और 20 अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जिसमें 10 तो हमारे बॉडी में संश्लेषण नहीं होता है, जिन्हें बाहर के भोजन के द्वारा लिया जाता है, उन्हें इसेंशियल या आवश्यक कहते हैं। और 10 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में होता है, जिन्हें हम नॉन इसेंशियल अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और टोटल 20 अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। उन 20 अमीनो अम्ल के अंदर सबसे सरलतम अमीनो अम्ल जो होता है वो ग्लाइसिन होता है, सबसे जटिलतम जो होता है वो ट्रिप्टोफान होता है। और ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो प्रकाशीय निष्क्रिय यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि उसमें क्रियल कार्बन एब्सेंट होता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट बोलो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CxH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें तो एक मोनोसेक्राइड होते हैं, कुछ ओलिगोसेक्राइड होते हैं, और कुछ पॉलीसेक्राइड होते हैं। जो सिंगल यूनिट होती है उन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो इसका मतलब आज अगर मैं ग्लूकोज बोलूँ, मैं फ्रुक्टोज बोलूँ, गैलेक्टोज बोलूँ, मैनोज बोलूँ, ये सब मोनोसेक्राइड है। और जो ग्लूकोज होता है उसी को हम बोलो ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसको हम बोलो ब्लड शुगर भी कहते हैं। जो फ्रुक्टोज होता है उसे फ्रूट शुगर यानी फलों की शर्करा भी कहते हैं, उसे स्वीट शुगर यानी मीठी शर्करा भी कहते हैं। उसके बाद लैक्टोज जो होता है उसको हम बोलो ब्रेन शुगर यानी मस्तिष्क की शर्करा भी कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो 2 से लगाकर 10 मोनोसेक्राइड जब तक आपस में जुड़ते हैं और जिस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अगर 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो डाइसेक्राइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रासेक्राइड, इस तरह से डेकासेक्राइड तक होते हैं। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो डाइसेक्राइड के होते हैं। डाइसेक्राइड की अगर बात करूँ एग्जाम्पल की तो 3 पॉपुलर एग्जाम्पल है, एक लैक्टोज है, एक माल्टोज है, और एक आपको मैंने कहा सुक्रोज है। जो लैक्टोज होता है वो अगर डाइसेक्राइड है तो 2 मोनोसेक्राइड किस किस से मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो आपका माल्टोज है वो भी डाइसेक्राइड है तो वो 2 से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और
ग्लूकोज। और जो सुक्रोज होता है वो भी दो घटक से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इनके मोनोसेकेराइड कौन से वो पूछा जाता है। कॉमन नेम की बात करूँ तो जो आपका लैक्टोज होता है उसे मिल्क शुगर कहते हैं। बोलो ध्यान रखना, मिल्क शुगर लैक्टोज है, मिल्क बोलो प्रोटीन आपका केसीन है। बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद जो माल्टोज होता है उसे माल्ट शुगर कहते हैं। और जो सुक्रोज होता है उसके बहुत सारे कॉमन नेम है। इसे हम कैन शुगर गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, इसे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, इसे किचन शुगर रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं, ओके। और इसे नेचुरल शुगर यानी बोलो प्राकृतिक शुगर भी कहते हैं। हम जो किचन में यूज करते हैं वो एक्चुअली यही कैन शुगर या सुक्रोज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 10 से ज़्यादा यूनिट, अगर मोर देन 10 यूनिट अगर मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे तो जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड में 3 फेमस एग्जाम्पल है, एक स्टार्च है, एक आपका बोलो मैंने ग्लाइकोजन है, और एक आपका जो है वो काइटिन है, और एक सेलुलोज है। जो सेलुलोज होता है वो आपके सेल वॉल का मुख्य घटक होता है। और आपको मैंने कहा जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से, ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। बस ध्यान रखना है जो स्टार्च होता है उसकी स्ट्रक्चर में 2 चेन होती है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। और काइटिन जो होता है वो एक्सोस्केलेटन किसके रूप में पाया जाता है, कॉकरोच ऑर्थोपोडा के अंदर। काइटिन जो फंगस होती है, जो फंजाई होती है, कवक होती है, उसकी सेल वॉल में भी उपस्थित होता है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बताया। और मैंने आपसे कहा कि भोजन के अवयव में क्वेश्चन ही विटामिन से आता है, तो अब हम विटामिन के बारे में देख रहे हैं। विटामिन बोलो जो होते हैं बोलो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन बोलो कि न्यूनतम मात्रा में हमारी बॉडी को पर डे आवश्यकता होती है। विटामिन का संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता है। अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बोलो धूप में सनलाइट में बैठता है तो उसकी स्किन पर जो है वो आपका विटामिन D3 यानी विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है, ओके। विटामिन के क्लासिफिकेशन में एक होता फैट सोलेबल विटामिन, एक होता वाटर सोलेबल विटामिन। जो फैट सोलेबल विटामिन है वो 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर इन चारों का अगर क्या क्या हमें पता होना चाहिए, एक तो केमिकल नेम और एक डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाले रोग। अगर बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, क्लियर, ओके। और उसके बाद उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया होता है। जो जीरोप्थेल्मिया है उसमें जीरो वर्ड से आपको पता चल रहा है कि बोलो इसका सिम्टम्स होता है ड्राइनेस इन कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है उसमें शुष्कता आ जाती है जिसे हम बोलो जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। उसके बाद विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जो है उसका केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग होता है और एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो आपका मछली के जिगर का तेल बोलो आपको शार्क लिवर ऑयल होता है। हालांकि उसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन ए भी होता है। विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो गाजर है, गोल्डन राइस है, बोलो क्लियर, और शार्क लिवर ऑयल भी है। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है और इसकी कमी से स्टर्लिटी यानी बंध्यता होती है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को हम एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। उसके बाद विटामिन के की बात करें, उसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन होता है और उसकी कमी से डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने में देरी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ में बोलो फैट सोलेबल विटामिन के बारे में बातें बताई है। उसके बाद आ जाते हैं हम बोलो वाटर सोलेबल विटामिन। वाटर सोलेबल विटामिन एक तो बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है। बी कॉम्प्लेक्स में आपके बहुत सारे टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो इनका केमिकल नेम और डी में आपको बता रहा हूँ। जो विटामिन B1 होता है उसे हम थायमीन कहते हैं। थायमीन में ध्यान रखना THYMINE वाला नहीं है, THIAMINE वाला है, क्लियर। क्योंकि जो THYMINE है जो थायमीन हम यहाँ पर लिखते हैं बोलो ये जो होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है जो डीएनए का स्पेसिफिक होता है, जबकि विटामिन बी का नाम THIAMINE होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है जिसमें भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके बाद मैंने कहा विटामिन B2 जो होता है उसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है और उसकी कमी से चिलोसिस रोग होता है। चिलोसिस रोग क्या होता है कि इसकी अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो अक्सर किसी इंसान के यहाँ लिप्स के दोनों तरफ कट लगते रहते हैं, इसको चिलोसिस रोग कहते हैं।
विटामिन बी 3 जो है उसका केमिकल नेम नियासिन होता है और उसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज होती है। उसके बाद आपको विटामिन बी 5 की बात करें, केमिकल नेम पेंटाथेनिक एसिड होता है और उसका जो कमी से डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन बी 6 है, उसको पायरोडोक्सिन कहते हैं और उसकी कमी से आपको पता होना चाहिए नर्वस डिसऑर्डर होता है, कन्वर्जेंट दौरे आना, चक्कर आना, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। विटामिन बी 7 जो है उसे बायोटीन कहते हैं और उसकी कमी से लॉस ऑफ हेयर होता है, इसीलिए इस विटामिन को हम विटामिन एच भी कहा जाता है। विटामिन जो बी 9 है उसे फोलिक एसिड कहते हैं और उसकी कमी से आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। तो आरबीसी की नॉर्मल साइज 7.4 माइक्रोन होती है और अगर आयरन की कमी हो तो छोटी हो जाती साइज और फोलिक एसिड की कमी हो तो साइज बढ़ जाती है। तो छोटा होना माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, बड़ा होना मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। तो अभी फोलिक एसिड की कमी से जो आरबीसी की साइज बढ़ जाती है उससे होने वाले एनीमिया को क्या कहा जाता है? मैक्रोसाइटिक। बोलो आपका यहाँ पर एनीमिया क्या कहा जाता है? बोलो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन बी 12 का जो केमिकल नेम है वो साइनोकोबालामीन है, उसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। और उसके बाद मैंने कहा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। और पर्नीशियस एनीमिया जो रोग होता है उसके अंदर आरबीसी परिपक्व नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। और इसी विटामिन बोलो वाटर सोलेबल के अंदर एक विटामिन सी होता है जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसके अंदर समसूड़ों से बोलो आपका गल जाते हैं, ब्लीडिंग आती है। उसके बाद आपको मैंने कहा जो विटामिन सी है उसे एंटी वायरल विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, तो वो विटामिन सी को कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको अगेन जो भोजन के अवयव का भी मेन खास आइडिया मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की कमी से एक मरस्मस रोग भी होता है, एक क्वासी और कोर रोग भी होता है। जो आपका सेल हमारा चैप्टर है जो जिसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं, सब जानते हैं कि सेल के अंदर क्वेश्चन हमेशा सेल ऑर्गेनल से आता है, कोशिकांगों से आता है। तो मैंने सारे कोशिकांगों के बारे में आपको क्या क्या याद होना चाहिए वो मैं आपको रैपिड फास्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। एक नंबर सबसे पहले ये सबसे बड़ा कोशिका एनिमल सेल यानी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। ओके, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। उसके बाद अगर बात करें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल यानी ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है जिसके अंदर खुद का डीएनए उपस्थित होता है। उसके बाद करें ये डबल मेम्ब्रेन होता है, बोलो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई कि बोलो डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके इनर फोल्ड को हम क्या कहते हैं? बोलो आपका क्रिस्टी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्रिस्टी किस और सेल ऑर्गेनल में मिलती है, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। क्रिस्टी क्या है? तो क्रिस्टी जो होता है वो आपका इनर फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम लगे होते हैं। एक ऑक्सीसोम के 3 घटक होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है, एक वृंत यानी स्टाल्क होता है और एक आपका बेस होता है। जो आधार बेस होता है उसे F0 पार्टिकल कहते हैं, जो हेड होता है उसे F1 पार्टिकल कहते हैं। और उसके बाद मैंने कहा जो हेड होता है उसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। डीएनए के अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। तो आपको मैंने इस तरह से बोलो इसका आइडिया दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम है बोलो आपका यहाँ पर मैंने कहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि वायवीय श्वसन के अंदर यहीं पर बोलो आपका एनर्जी का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में। तो आपको मैंने कहा इसीलिए से पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का बिजली गृह कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्लांट में भी सबसे बड़ा कोशिकांग है, ऑल ओवर भी सबसे बड़ा कोशिकांग यही होता है। उसके बाद ये भी बोलो आपका डबल मेम्ब्रेन माउंटेड होता है, ये केवल प्लांट में उपस्थित होता है। और उसके बाद इसको भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। इसमें भी 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। उसके बाद इसमें भी डीएनए होता है खुद का जो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, ओके नेक्ड होता है। अब इसमें
अलग चीज़ें क्या है, तो इसके अंदर आपको ये नज़र आ रही होगी दोहरी झिल्ली वाली थैलेकोइड, और थैलेकोइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं, और ग्रेनम के समूह को ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जो होता है वो लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन का स्थल होता है। और इसी तरह से जो इसकी मैट्रिक्स होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन का स्थल होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है। आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्लांट में भोजन का निर्माण, लेकिन भोजन के निर्माण के लिए क्या होता है, आपको केमिकल एनर्जी चाहिए। यानी 1 मोल अगर ग्लूकोज का निर्माण करना है तो आपको 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए। तो इस केमिकल एनर्जी के बिना कभी भी डार्क रिएक्शन हो नहीं सकती। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन से पहले लाइट रिएक्शन होती है, जहाँ पर जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो उसका मेन काम क्या है, प्रोटीन आपका फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का स्थल ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर। उसके बाद तीसरे कोशिकांग की बात करें, गोल्जी बॉडी। एक तो आपको पता होना चाहिए ये बोलो सबसे ज़्यादा नाम वाला कोशिकांग है। पोलीनेमल सेल ऑर्गन पूछे तो गोल्जी बॉडी होगा, और सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली वाला है। इसकी संरचना में 3 घटक है, एक सिस्टर्नी, एक ट्यूबल्स और एक वेसिकल्स। जो सिस्टर्नी होती है उसमें एक सिस फेस भी होता है, एक ट्रांस फेस होता है। रीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें सिस फेस और ट्रांस फेस दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसका आंसर गोल्जी बॉडी होगा। उसके बाद आपको मैंने कहा कि जो गोल्जी बॉडी है उसके यूनिक काम है, हर काम एग्जाम में पूछा जाता है। पहले काम की बात करें तो गोल्जी बॉडी स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण करती है। क्लियर। तो स्पर्म यानी शुक्राणु जो होता है उसके हेड के अंदर जो सबसे आगे भाग होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें हाई यूरिनीडेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो उसके बाद मैंने कहा स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलना। जो आपका ये गोल्जी बॉडी है वो स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलता है। डिफरेंस किस बात का है कि जो स्पर्मेटिड होता है उस पर टेल एब्सेंट होती है, और जो स्पर्म होता है उस पर टेल प्रेजेंट होती है, और यही काम गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलना गोल्जी बॉडी का काम है। और उसके बाद सेल प्लेट का निर्माण ये भी गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो एकल झिल्ली युक्त सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसकी भी संरचना में 3 घटक है, एक सिस्टर्नी, एक ट्यूबल्स और एक वेसिकल्स। अब आपका होता क्या है कि अगर जिस ER बोलो कि सरफेस पे 80S राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे तो हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, और जिसमें एब्सेंट होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो आपका ER है उसका मेन काम क्या होता है, तो मैकेनिकल सामर्थ्य यानी आंतरिक सामर्थ्य प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें लाइसोसोम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होता है, बहुरूपी कोशिकांग होता है। उसके बाद मैंने कहा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे सुसाइडल बेग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं, और जो लाइसोसोम है वो एक से ज़्यादा रूप वाला होता है, यानी प्राइमरी लाइसोसोम भी होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम भी होता है, टर्सरी लाइसोसोम भी होता है, ऑटोलाइसोसोम भी होता है। क्लियर। ओके। और इनमें कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। और जो लाइसोसोम है उसका काम क्या है, ये ओल्ड सेल ऑर्गेनल और ओल्ड सेल को नष्ट करने का काम करता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। अक्सर क्वेश्चन राइबोसोम से एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये झिल्ली रहित मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। उसके बाद मैंने कहा ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल होता है। यूनिवर्सल का मतलब हुआ ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन लेस है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली रहित झिल्लीबद्ध कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी कोशिकांग नहीं होता है। बोलो आपको मैंने कहा इसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो इसलिए प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। उसके बाद ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में 2 यूनिट होती है, एक छोटी इकाई, एक बड़ी इकाई, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। दोनों इकाई को जोड़ने वाला कौन आयन होता है, Mg+2। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 80S राइबोसोम, एक 70S राइबोसोम।
80s राइबोसोम की बड़ी इकाई 60s होती है और छोटी इकाई 40s होती है। और जो 70s राइबोसोम होता है उसकी बड़ी इकाई 50s होती है और छोटी इकाई 30s होती है। और आपको पता होना चाहिए जो 80s राइबोसोम है वो हमेशा आपके यूकैरियोटिक सेल में होता है, और जो 70s है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70s होता ही है। और यूकैरियोट के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है। ओके। उसके बाद आपको मैंने कहा कि अगर 80s का डायमर पूछे तो आपको पता होना चाहिए इसका डायमर 120 होता है, एस होता है। और अगर आपको 70s का डायमर पूछे तो वो 100s होता है। तो मेरे कहने का मतलब याद रखने का तरीका है कि 80s का डायमर पूछे, द्विलक पूछे तो उसकी बड़ी यूनिट को डबल कर दो, और अगर 70s का डायमर पूछे तो बड़ी यूनिट को डबल कर दो। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रियोल तारकाई की, तो ये भी मेम्ब्रेन लेस झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, केवल एनिमल सेल में उपस्थित होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। और उसके बाद अगर हम इसमें माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट देखें तो वो 9+0 होता है, जिनमें 9 जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होती है वो ट्रिपलेट होती है, यानी एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स जो होती है वो 3 सब यूनिट ए, बी और सी से मिलकर बनी होती है। और जो सेंट्रल बुलो होती है वहाँ पर माइक्रोट्यूबुल्स एब्सेंट होती है, इसलिए 9+0 का अरेंजमेंट होता है। और जो आपका वर्क होता है इसका वो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अगेन आपको 4 टॉपिक रैपिड फास्ट तरीके से बताया है। कोई भी स्टूडेंट अगर रीट का एग्ज़ाम दे रहा है और उसको लगता है कि मैं 2 घंटे के अंदर पूरे बायोलॉजी के 8 यूनिट को मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, तो बेस्ट अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको एक बार देख लो, सुन लो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एक आपको केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में भी बनाया है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर 4 से 5 घंटे के अंदर इनको देख लेगा तो उसको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेहता सर ने एक बार तो मेरे पूरा रिवाइज करा दिया है। आई होप आपको ये पार्ट 2 बायोलॉजी का लेक्चर भी पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बोलो आपका बताया है जिसमें 4 यूनिट बताई थी, आज 4 यानी टोटल 8 यूनिट ही बायोलॉजी की है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको देखिए, रिवाइज कीजिए और कॉन्फिडेंस को लाइए, और जो आपने मेहता सर पे विश्वास किया है बोलो उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मैं बोलो पूरा रैपिड फास्ट तरीके से बताता हूँ, कोई भी इधर उधर की कोई बात नहीं, ओनली स्टडी कंटेंट से हमारा मतलब होता है, और जिससे कि स्टूडेंट का एक एक मिनट उसका यूज हो सके। तो आपको ये लेक्चर ज़रूर अच्छा लगेगा, बस इसको एक बार देख लीजिए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके दोस्तों, अपने आप पर एक विश्वास रखिए कि हाँ हम बोलो कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। बस इंटरनल कॉन्फिडेंस मेन होता है, अगर वो होगा तो आप हमेशा विजय होंगे, आप हमेशा सेलेक्ट होंगे, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप हमेशा अच्छे इंसान भी बनेंगे। ओके दोस्तों।